Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. इट इज़ अबाउट शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया. Now, what we're going to read over here is that India has emerged as world's largest producer, along with that, the largest consumer of sugar. And when it comes to sugar, we are second larger exporter of it as well. तो ये एक न्यू यहाँ पे कुछ डाटा रिवाइज हुआ है क्योंकि जो न्यू शुगर सीज़न चला था ऑफ 2021 एंड 2022 अक्टूबर सितंबर, इसमें रिकॉर्ड आया है ऑफ मोर देन 5,000 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ शुगर केन विच वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. तो इस प्रोडक्शन के बाद इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है. अलॉन्ग विद द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री वी आर ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर एज वेल. तो ये जो डाटा है शुगर प्रोडक्शन के लिए हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, India the largest consumer of sugar, and India is the second larger exporter of sugar. ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसकी रेलिवेंस देखें, जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर में भी शुगर केन को लेकर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है अबाउट द फैक्टर्स रिलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन. एंड ऑल्सो ये जो टॉपिक है, ये जो फैक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है. So largest producer of sugarcane in the world, India. Largest consumer of sugarcane in the world, sugar is India. And largest exporter, we are the second largest exporter of sugar. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे. अब स्टेट वाइज अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया में महाराष्ट्र हैज़ इमर्ज्ड एज द हाईएस्ट शुगर एक्सपोर्टर अलॉन्ग विद शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट. ठीक है, जो हमारा लास्ट शुगर सीज़न था इसमें 60% जो एक्सपोर्ट हुए हैं शुगर के दैट वाज फ्रॉम महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र हाईएस्ट प्रोड्यूसर भी बन गया है और हाईएस्ट एक्सपोर्टर स्टेट भी बन गया है इन इंडिया. ठीक है, नाउ ऑल्सो हमारे पास जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं दे आर सपोर्टिव. इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं दे ऑल्सो सपोर्टेड, जिसकी वजह से इतनी बड़ी फीट हमें इंडियन शुगर इंडस्ट्री में देखने के लिए मिली है. और ये जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं शुगर के, इससे इंडिया फॉरेन करेंसी के तकरीबन 40,000 करोड़ हम अर्न कर चुके हैं बिकॉज ऑफ द शुगर एक्सपोर्ट. ठीक है, तो ये जो बम्पर फैक्ट हमारे पास शुगर को लेकर आया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. ठीक है, महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ द शुगर एज पर द लेटेस्ट शुगर सीजन. ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ. यू हैव टू गिव एम्फेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्ट. ठीक है, अब यहाँ तक तो स्टैटिक फैक्ट था, लेकिन अब हम इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इंडिया की शुगर प्रोडक्शन में इतना बड़ा बूस्ट हुआ है. इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर. व्हाट वर द फैक्टर्स दैट वर्क टूवर्ड्स इट. नाउ यहाँ पे सबसे पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है, इनके आपस में जो सिंक्रोनस और जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स थे उन्हें यहाँ पे मेंशन करना होगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ फार्मर्स, शुगर मिल्स, इथेनॉल डिस्टिलरीज, इन सब ने एक ऐसा सपोर्टिव इकोसिस्टम क्रिएट किया है फॉर द शुगर बिजनेस इन द कंट्री, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बम्पर सक्सेस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली है. दिस वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट एकम्प्लिशमेंट. ये एक ऐसी फील्ड थी जो कि उतनी आसान नहीं है और इसे अचीव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, शुगर मिल्स, फार्मर्स, इथेनॉल डिस्टिलरीज, इन सब ने मिलकर एक बहुत ही सपोर्टिव ओवरऑल इकोसिस्टम बनाया, जिसकी वजह से शुगर बिजनेस को इतनी बड़ी फील्ड यहाँ पे मिली है. डाटा अगर हम और देखें तो 2021 एंड 2022 में
जो शुगर मिल्स थी दे प्रोक्योर्ड शुगर केन वर्थ ऑफ 1.18 लाख विद नो फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1.18 लाख से ज़्यादा शुगर प्रोक्योरमेंट शुगर मिल्स ने की विदाउट एनी सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड जिसमें से 95% जो ड्यूज़ थे, शुगर केन के जो ड्यूज़ थे फार्मर्स के साथ, वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। और उससे पहले के अगर हम देखें 2020 एंड 2021 के देखें तो 99.9% जो केन ड्यूज़ थे वो भी यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। सो समथिंग विच इज़ शोइंग दैट कि येस दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग प्रिटी वेल। अब यहाँ पे हमारे पास एक और स्कीम है विच इज़ द स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर अंडरटेकिंग्स। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर अंडरटेकिंग्स, अलॉन्ग विद दिस वी हैव डिस्कस दिस मेनी अ टाइम्स विच इज़ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। ये दोनों ही ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट शुगर केन प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है, शुगर इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। तो ये दो, अब सपोज यू आर राइटिंग एन आंसर रिलेटेड टू दिस, तो वहाँ पे जब एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात आती है, स्कीम की बात आती है, सो ये दो तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, योर स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर अंडरटेकिंग्स एंड नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, ठीक है। नाउ इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं ईयर बाय ईयर वी कैन सी किस तरीके से जो शुगर केन सीज़न जब आता है तो शुगर केन के जो ड्यूज़ थे वो कितने पेबल हैं और कितने पेड हो चुके हैं। अगर आप पहले देखें यहाँ पे जो ब्लू है वो पेएबल है कि अभी इनको पे करना है, और जो ऑरेंज है दीज आर दी पेड, ठीक है। दिस इज़ नॉट पेड, दिस इज़ पेड, नॉट पेड, पेड, नॉट पेड, पेड, नॉट पेड एंड पेड, ठीक है ना। एज यू कैन सी पहले क्या था, हमारे पास जो गैप था बिटवीन पेएबल एंड द पेड, वो थोड़ा सा कंसिडरेबल अमाउंट में रहता ही था, लेकिन लास्ट सीजन एंड दिस सीजन इफ़ यू कंपेयर, सो ऑलमोस्ट वी आर डन थ्रू इट। इसीलिए हमने कहा कि जो लास्ट सीज़न की जब हमने बात की थी 2020 एंड 2021 की, तो उसमें तो ऑलमोस्ट 99.9% जो हमारे ड्यूज़ हैं वो पे हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। और ये जो करंट ईयर चल रहा है इसमें तकरीबन 95% जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर हो चुके हैं। So this shows that a lot of success is and a very positive graph is going on in the sugar industry. अब देखिए यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। You cannot forget ethanol production over here because हम लास्ट एक साल से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। Almost it's going to be the year of running of this series in which we are discussing the current affairs and we are seeing that कि जो इथेनॉल प्रोडक्शन है इसे लेकर गवर्नमेंट शुगर मिल्स को इनकरेज कर रहा है कि वो अपनी शुगर को इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट करें। एंड लास्ट 5 इयर्स में इथेनॉल सेक्टर का इथेनॉल को एज अ बायोफ्यूल यूज़ करना, इस सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से इसने भी शुगर सेक्टर को सपोर्ट किया है। सो इफ़ यू यूज़ शुगर टू प्रोड्यूस इथेनॉल, it has a it gives a better position to the sugar mills also। इससे शुगर मिल्स की फाइनेंशियल पोजीशंस भी इम्प्रूव होती हैं। एक तो जब इथेनॉल आपने देखो शुगर से इथेनॉल बना दिया, इथेनॉल क्या है, एक बायोफ्यूल है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा है, तो इसीलिए मिल्स को फास्टर पेमेंट मिलती है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि अलग से कुछ आपको वो नहीं करना, एंड प्लस देयर इज लेस ब्लॉकेज ऑफ फंड्स ड्यू टू लेस सरप्लस शुगर विद मिल्स। जब शुगर डाइवर्ट हो रही होगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल, तो उतना सरप्लस भी नहीं रहेगा शुगर का मिल्स के अंदर, जिसकी वजह से जो फंड्स हैं वो भी ब्लॉक नहीं होंगे। अब इथेनॉल प्रोडक्शन इसमें जो मोलासेस हैं या फिर जो शुगर बेस्ड डिस्टिलरीज हैं उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ की जा रही है। अभी 605 करोड़ लीटर्स पर एनम के रेट पे हम इस कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ये प्रोग्रेस लगातार चल रही है क्योंकि हमें पता है दैट वी हैव इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल प्रोग्राम। और इस इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल मतलब हमें पेट्रोल के साथ इथेनॉल को ब्लेंड करना है। इथेनॉल एक ऐसा बायोफ्यूल जो कि हमने शुगर से जनरेट किया है, इसको हमने ब्लेंड करना है। इससे हमारी जो हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, उसकी डिमांड कम होगी क्योंकि यहाँ पे ब्लेंड हो रहा है,
कितना टारगेट है? हमारा टारगेट है दैट बाय 2025 हम 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू कर दें विद द पेट्रोल। तो इसे अचीव करने के लिए जो कैपेसिटी है, जो डिस्टिलरीज की कैपेसिटी है, उसे लगातार इंक्रीज़ किया जा रहा है। अभी जो न्यू सीज़न था इसमें भी शुगर की डाइवर्जन हुई टुवर्ड्स इथेनॉल एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द डाइवर्जन इंक्रीज फ्रॉम 35 to 50 लीटर्स मेट्रिक टन। इतना बड़ा चेंज आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने के लिए मिला है। तो इससे जो शुगर मिल्स हैं उनको एडिशनल और बेहतर रेवेन्यू जनरेट होगा विच इज़ समवॉट अराउंड 25,000 करोड़ रुपीज़। या सो हेयर वी कैन सी कि किस तरह इथेनॉल प्रोडक्शन ने भी शुगर मिल्स को, शुगर इंडस्ट्री को, सेक्टर को एक बूस्ट दिया है। तो ये तो वो बातें थी जिससे कि हम ये समझ पाएँ कि भाई शुगर प्रोडक्शन को इतना बड़ा राइज कैसे मिला है। अब यहाँ से हमारे प्रीलिम्स में शुगर केन भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, वैसे भी अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो ज्योग्राफी का एक हिस्सा है ह्यूमन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में हमारे पास जो मेन क्रॉप्स हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड शुगर केन इज़ अ वेरी फेवरेट। शुगर केन, वीट, पेडी, इनके ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। तो अब क्योंकि हम शुगर केन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हमने डाटाज डिस्कस कर लिए, स्कीम्स डिस्कस कर ली, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टच द जियोग्राफिकल पार्ट ऑफ शुगर केन एज वेल। व्हाट इफ़ वी गेट अ क्वेश्चन अबाउट शुगर केन कल्टिवेशन? ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज़ कम। आई कैन शो यू द शुगर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूपीएससी। ये 2020 का क्वेश्चन था एंड यहाँ पे आप चीज़ देखें, दिस क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन द ट्रेंड with reference to the current trend in cultivation of sugarcane in India, consider the following statements। ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, among the following which one is the least water efficient crop। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद देखो 2020, फिर 2021 में क्वेश्चन आया है ना। दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। अल्टीमेटली यहाँ पे शुगर केन का रोल इम्पॉर्टेंट है। तो 2020 में क्वेश्चन आया है, 2021 में क्वेश्चन आया है, 2022 में क्वेश्चन आया है विच इज़ समवॉट रिलेटेड टू शुगर। इससे पहले अगर आप देखें तो जो शुगर केन की बेसिक्स हैं, इसकी कल्टीवेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। स्टेट पीसीएस में तो ना जाने कितनी बार आए हैं। So having said that, let's talk about the conditions that are needed for the cultivation of sugarcane। सबसे पहले टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इसे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, इट नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये बात याद रख लीजिएगा। इसीलिए शुगरकेन कल्टीवेशन जो आपके इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं वहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली की जाती है, बिकॉज देयर यू हैव हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस। टेम्परेचर इसे चाहिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। रेनफॉल हैवी चाहिए, क्योंकि अब देखो शुगर केन के अंदर क्या है, वाटर है विच इज़ रिच विद शुगर, तो भाई उतना वाटर इसको चाहिए एंड फॉर वाटर इट नीड्स रेनफॉल ऑफ अराउंड 75 to 100 सेंटीमीटर। सॉइल डीप लोमी सॉइल वर्क करती है यहाँ पे। अब देखो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड क्या है इंडियन स्टेट्स का। तो अब लेटेस्ट हम जान चुके हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हुई है, महाराष्ट्र, फॉलोड बाय यूपी एंड देन कर्नाटका। महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, दीज आर दी टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अलग अलग तरह की सॉइल वैरायटी के ऊपर शुगर केन को ग्रो किया जा सकता है, सैंडी, लोमी टू क्ले। एंड शर्त एक है कि जो सॉइल्स हैं दे शुड बी वेल ड्रेन्ड, क्योंकि इतना वाटर इनको चाहिए, तो वाटर जो है वो ड्रेन होना चाहिए। इट ऑल्सो नीड्स मैनुअल लेबर, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की मैनुअल लेबर के साथ होती है। एंड जो भी शुगर, गुड़, खंडसरी, मोलासेस जो भी बनते हैं उन सब में शुगर केन इज़ द मेन सोर्स। ठीक है, सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से इथेनॉल ब्लेंडिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर, सो दिस टॉपिक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है।
सो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे द क्राइटेरिया फॉर गिविंग एससी स्टेटस। एससी स्टेटस देने के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसको हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। तो ये इशू हमने थोड़े दिनों पहले भी डिस्कस किया था। अब इसे लेकर एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूनियन गवर्नमेंट से उनकी मोस्ट रीसेंट पोजीशन मांगी है ऑन सम बैच ऑफ पिटिशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1950। यहाँ पे जिस चीज़ को चैलेंज किया गया है दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन डाली गई है विच चैलेंजेस दिस, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के अंदर सिर्फ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट रिलीजन्स के जो लोग हैं उनके मेंबर को रिकग्नाइज़ किया जाता है एज शेड्यूल्ड कास्ट। इसमें मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को इंक्लूड नहीं किया जाता, जिस वजह से इसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है। एंड अब सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से इनकी मोस्ट रीसेंट पोजीशन पूछी है अबाउट द सेम इशू। अब देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से एक तो हमें पता होना चाहिए अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1950, क्या इसके प्रोविजंस हैं। एंड देन ये जो इशू चल रहा है कि क्यों दलित क्रिश्चियंस को इस लिस्ट से एक्सक्लूड किया गया है, विल अंडरस्टैंड द रीजंस अबाउट इट। एंड देयर आर वेरियस कमिटीज़ एंड सम रिपोर्ट्स जिन्होंने इस इशू को देखा है एंड उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी थी, तो उन सबको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ इट। तो सबसे पहले जानते हैं दैट व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1950 सेज अबाउट दिस मैटर। अब देखें, जब ये इनैक्ट होता है उस टाइम पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950 था, इट ओनली प्रोवाइडेड रिकग्निशन टू हिंदूज एज एससी। हिंदूज में ही एससीज को, शेड्यूल्ड कास्ट को यहाँ पे रिकग्निशन दी गई for those group of people, those who have faced the social disability, those who have faced the practice of untouchability। तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनको पॉजिटिवली अफर्म करने के लिए जो स्टेप लिया गया था, उसके अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट का जो रिकग्निशन था वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू के अंदर दिया जाता था। लेकिन उसके बाद 1956 में इस ऑर्डर को अमेंड किया गया। इसके अंदर दलित्स को इंक्लूड किया गया, ऐसे दलित्स दोज हु हैव कन्वर्टेड टू सिखिज़म। तो 1956 में अमेंड करके सिखिज़म ऐड किया गया और उसके बाद दोबारा इसे अमेंड किया जाता है 1990 में, जिसके बाद उन दलित्स को इंक्लूड किया जाता है दोज हु वर कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म। ठीक है, और ये अमेंडमेंट से पहले कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कि 1956 में सिखिज़म के दलित्स को ऐड करने से पहले हमारे पास आता है काका कलेरकर कमीशन इन 1955। एंड उसके बाद वी ऑल्सो हैव द हाई पावर्ड पैनल ऑन माइनॉरिटीज़, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन 1983, जिसके बाद जो बुद्धिज़्म में दलित्स कन्वर्ट हो गए थे उनको ऐड किया गया। तो ये एडिशंस यहाँ पे की गई। अब अगर हम देखें इस इशू को 2019 में, ये इशू रेज होता है कि क्या दलित क्रिश्चियंस को भी इंक्लूड किया जाए एज द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। तो इसे यूनियन गवर्नमेंट ने इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया। एंड बेसिकली दे रूटेड द एक्सक्लूजन ऑन एन इम्पीरियल ऑर्डर, कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1936 में इम्पीरियल ऑर्डर आता है जो कि उस टाइम पे कॉलोनियल गवर्नमेंट देती है। तो इस ऑर्डर में सबसे पहले डिप्रेस्ड क्लासेस को क्लासिफाई किया गया था और उस ऑर्डर के अंदर जो कि 1936 में कॉलोनियल गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसके अंदर स्पेसिफिकली जो इंडियन क्रिश्चियंस थे उसे उसमें से एक्सक्लूड किया गया था। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि जो इम्पीरियल ऑर्डर आया था 1936 में, उसमें इंडियन क्रिश्चियंस को इंक्लूड नहीं किया गया था क्योंकि वो पहली ऐसी क्लासिफाइड लिस्ट थी जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को मेंशन किया गया था। तो ऑन द सेम थिंग वी आर एक्सक्लूडिंग द दलित क्रिश्चियंस फ्रॉम हियर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है दैट व्हाई दलित क्रिश्चियंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। अब देखिए, अमेंडमेंट्स हुई 1956 में 6 को ऐड किया गया। एंड जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है, दे हैव बीन वेरी रिलक्टेंट व्हेन इट कम्स टू एक्सपैंडिंग द एम्बिट ऑफ द ऑर्डर, हिंदुइज्म और सिखिज्म के बियॉन्ड इसे लेकर जाना। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैज़ इवन कॉशन्ड द गवर्नमेंट कि जब आप शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस देते हैं, इट इज़ फॉर दोज कम्युनिटीज़ दोज हु हैव सफर्ड फ्रॉम सोशल डिसेबिलिटी,
जिन्होंने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस को सहा है और उससे वो बाहर निकले हैं, विच वॉज वेरी प्रेवलेंट इन हिंदू एंड सिख कम्युनिटीज़, तो आप उनको ये स्टेटस दीजिए। इट ऑल्सो नोटेड कि इस मूव से जो अगर आप बाकी कम्युनिटीज़ को इसमें इस तरह ही ऐड करते रहेंगे तो जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है वो बहुत स्वेलअप हो जाएगी। However, the amendment जिसके बाद बुद्धिस्ट को ऐड किया गया, दोज बुद्धिस्ट हु कन्वर्ट्स एज शेड्यूल्ड कास्ट, उसे 1990 में पास किया गया, जिस टाइम पे इट डिड नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. So a mandate introduced in the rules of inclusion, which was famed in 1999, and even Registrar General of India said कि जिस तरह दलित बुद्धिस्ट हैं वैसे ही ऐसे दलित से जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं, ऐसे दलित से जो कि क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं, दोज हु बिलोंग टू डिफरेंट सेट ऑफ कास्ट ग्रुप, नॉट जस्ट वन. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू कैन नॉट कैटेगराइज देम एज अ सिंगल एथनिक ग्रुप, and which is basically required for the clause 2 of article 341 for inclusion. जब इसमें inclusion चाहिए तो as per 341 there is a requirement कि जो category है it should be a single ethnic group. लेकिन जब हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी देखते हैं so we have different set of caste groups, not just one. So they cannot be recognized as single ethnic group, जो कि एक बड़ा clause है when it comes to the inclusion. एंड इसे लेकर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ये भी ओपिनियन दिया था दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वाज अ फीचर ऑफ हिंदू रिलीजन, एंड हिंदू रिलीजन की जो ब्रांचेस हैं वहाँ पे ये अनटचेबिलिटी का जो ट्रेसेस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं. तो अगर आप दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियंस को इसमें इंक्लूड करते हैं, इट विल बी दिस एंटायर कॉन्सेप्ट विल बी मिसअंडरस्टूड इंटरनेशनली कि भाई इंडिया यहाँ पे कास्ट सिस्टम इम्पोज कर रहा है अपॉन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, बिकॉज वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं था. तो इसमें ये भी कहा गया कि जब हम क्रिश्चियंस की बात करते हैं, मुस्लिम्स की बात करते हैं, दे लॉस्ट देयर कास्ट आइडेंटिटी बाय द वे ऑफ देयर कन्वर्जन. जब एक बार कन्वर्जन होता है इनटू क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स तो कास्ट आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं रहती. सो अगर वो न्यू कम्युनिटी में गए हैं आफ्टर कन्वर्जन तो उस टाइम क्योंकि कास्ट की आइडेंटिटी ही नहीं रही तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी भी वहाँ पे प्रेवलेंट नहीं रहती. तो ये कहते हुए दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स को इस एससी की कास्ट में इंक्लूड नहीं किया गया. ठीक है, ये आपको बेसिक रीजनिंग इसकी पता होनी चाहिए. वी हैव मैनी कमिटीज़, मैनी रिपोर्ट्स ऑन दिस इशू. बहुत सारी पिटिशंस आई थी, जिसके बाद सेवरल इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आती हैं, कमीशन रिपोर्ट्स आती हैं, जिसमें ये डॉक्यूमेंट किया जाता है कि इंडिया में जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, वहाँ पे कास्ट एग्जिस्ट करती है और कास्ट इनइक्वालिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं. सो वी हैव मैनी रिपोर्ट्स. एक तो हमारे पास फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन रिपोर्ट है 1953 की. देयर इज़ रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट. सो वी हैव वेरियस रिपोर्ट्स जिनके अंदर ये बात निकल कर आती है कि इंडियन मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के अंदर ये जो कास्टिज़म है ये कहीं ना कहीं आ चुका है. इसके साथ साथ पिटिशंस इसलिए इसको भी आर्ग्यू करती हैं कि जो कास्ट आइडेंटिटी है इट इज़ लॉस्ट ऑन द कन्वर्जन, नोटिंग दैट इवन इन सिखिज्म एंड इवन इन बुद्धिज्म कास्टिज्म इज़ नॉट प्रेजेंट, येट स्टिल दे आर इंक्लूडेड इनटू एज एससी. तो ये भी जितनी भी ये रिपोर्ट्स हैं इन सब में ये आर्ग्यू किया गया कि ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है दिस कंटिन्यूज इवन आफ्टर कन्वर्जन, एंड जिस वजह से ऐसे जैसे सिखिज्म की भी अगर हम बात करें सो दे आर स्टिल एनलिस्टेड एज दे आर गिवन द एससी स्टेटस. However, Union government refuses to accept the report of these commissions on the basis that because these reports do not have an empirical evidence जिससे कि हम इन claims को support कर पाए. तो इन रीजंस की वजह से क्रिश्चियन, दलित और ये जो मुस्लिम्स का जो इशू है ये दोबारा रेज होता है. तो क्या क्राइटेरिया है एससी स्टेटस देने के लिए, 1950 का ऑर्डर क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.